जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार की मिट्टी के बारे में। तो बिहार ज्योग्राफी का ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले के क्लासेस आप कृपया करके देख लीजिएगा, जिससे आपको सीक्वेंस क्लास का समझ आए और बिहार स्पेशल के जो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के ऊपर सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या फिर मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। तो जो आप मिट्टी देखते हैं, ये चट्टानों के टूटने फूटने से इनमें भौतिक और रासायनिक चेंजेस जो होती हैं, उसी का फलस्वरूप होता है मिट्टी का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि का भी मुख्य रोल होता है। मिट्टी के अध्ययन को हम मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा कि मिट्टी के या मृदा विज्ञान को हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है। विश्व मृदा दिवस आपका कब होता है? 5 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 13 तारीख को बीपीएससी है, तो उससे पहले अगर पेपर बन रहा है तो 5 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? मृदा विज्ञान दिवस मतलब बनाते हैं। तो पेडोलॉजी डे। बिहार एक मैदानी राज्य है। यहाँ पर लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़, अपोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार के रूप में विभाजित किया गया है। तो अगर हम उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें और दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें, तो पर्वत पादीय मिट्टी ये आपके उत्तरी बिहार में है। तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, जिसे हम बांगर और खादर कहते हैं। तो बांगर पुरानी मिट्टी और खादर न्यू मिट्टी। दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो ताल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और लाल पीली जो बलथर मिट्टी होती है, ये आपकी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। तो उत्तरी बिहार की मिट्टी पर्वतीय है, दक्षिण में ताल है, ये तराई है, ये खगारी है। पुरानी जलोढ़, यहाँ भी पुरानी जलोढ़, यहाँ पर नवीन जलोढ़ खादर, यहाँ पे लाल पीली बलथर मिट्टी। अब बात करते हैं उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी इसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टियों को 4 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 उपभाग है? सबसे पहला है पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। तो जो पर्वत पादीय मिट्टी है, ये आपके पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होता है। तो जो पर्वत पादीय मिट्टी होती है, ये आपकी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इस मृदा का मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा बात करें अगर तराई मिट्टी के बारे में, तो यह मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक है और यह 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। जो तराई मिट्टी है, ये बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैली हुई है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगह पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। इस मिट्टी में हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। आगे अगर हम बात करें पुरानी जलोढ़, जिसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघर गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। तो बांगर मिट्टी आपकी मुख्यतः घाघर
घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। कौन सी मिट्टी में? आपकी बांगर मिट्टी में। और यह प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें हम गन्ना, तंबाकू, मक्का ये सारी चीज़ों की खेती इसमें की जाती है और धान की भी। आगे बढ़ते हैं नवीन जलोढ़, जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी की निचली घाटी में होता है। तो अगर हम खादर मिट्टी की बात करें तो खादर मिट्टी आपकी नदियों द्वारा जो प्रतिवर्ष लाए जाने वाले अवसाद होते हैं उससे ये मिट्टी का निर्माण होता है। और यह मिट्टी गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी के निचली चट्टानों में होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका क्ले की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अधिकतर उर्वरक होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि का पैदावार अच्छा हो सकता है। तो हमने नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी, तराई मिट्टी और पर्वत पर्वतीय मिट्टी के बारे में पढ़ा, जो उत्तर बिहार की मिट्टी थी। अब हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टियों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है ताल मिट्टी। ताल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर और बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक ये आपका ताल मिट्टी का एक पूरा चौड़ा पट्टी बना हुआ है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है। कौन सी? ताल मिट्टी। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं और ये क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो रबी फसलों के लिए ताल मिट्टी अच्छी मानी जाती है। आगे बात करते हैं कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, कुल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार होता है। कौन सी? कगारी मिट्टी। इसकी उर्वरकता शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। तो इसकी जो उर्वरक शक्ति होती है ना, ये कमज़ोर होती है, कुछ कमज़ोर। इस मिट्टी में मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। यह मिट्टी उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों और मिर्च है। कौन सी? कगारी मिट्टी। आगे बात करते हैं पुरानी जलोढ़ केरल केवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर जिले तक है। इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग भूरा, पीला एवं हल्का होता है। कौन सा? आपकी पुरानी मिट्टी। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, दान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं होता है। अब हम बात करते हैं लाल पीली बलथर मिट्टी। पश्चिम के कैमूर श्रेणी के निकट पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में यह है। कहाँ पर? कैमूर के श्रेणियों में। ठीक है। ये मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत और कंकड़ की बहुलता होती है। इसकी उर्वरक शक्ति काफ़ी कम होती है और इस मिट्टी में जल संग्रहण करने की क्षमता भी आपकी कम होती है। लौह तत्व का प्रधानता के कारण ये लाल रंग की होती है और इसमें प्रकृति अमूल्य होता है।
इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की खेती की जाती है, मोटे अनाज की खेती की जाती है। आपको दो चीज़ें इसमें थोड़ा पता होनी चाहिए। एक तो लौह तत्व की प्रधानता के कारण ये लाल रंग की होती है, आयरन इसमें पाया जाता है ज़्यादा, इसलिए लाल रंग की होती है। और दूसरा कि इसमें रेत और कंकड़ की बहता होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा आप किसके बारे में, लाल पीली बलथर मिट्टी के बारे में। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लाल बलुई मिट्टी है ये कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और मक्के मतलब मोटे अनाज की खेती करने के लिए ये मिट्टी बहुत ही लाभदायक है या उपयोगी है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं वन्य एवं वन्य जीव। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस पर्णपाती वनों में उनकी विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। अब पहले आर्द्र वन के बारे में पढ़ लेते हैं। यह वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्द्र वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उससे हम आर्द्र वन पाए जाते हैं। आर्द्र वन किशनगंज, पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वन में साल, सैम्यूल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इनमें इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो आर्द्र वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आपका किशनगंज, पश्चिम चंपारण, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। शुष्क पर्णपाती वन। यह वन उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की औसतन 120 से कम है। 120 से ज़्यादा वाला आर्द्र, 120 से कम वाला शुष्क। बिहार के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कैमूर की पहाड़ियों, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इस वन में शीशम, अमलतास, साल, खैगरा, महुआ, जामुन और बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं आपके शुष्क वन में। 120 सेंटीमीटर से कम और कैमूर की पहाड़ियाँ, मुंगेर, जमुई, बांका इन जिलों में ये पाया जाता है। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। अब हम देखते हैं बिहार के अन्य जीव अभयारण्य को। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो देखते हैं इनके बारे में अच्छे से एक एक करके। पहला है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम चंपारण में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। दूसरा बात करें भीम बांध एवं अन्य जीव अभयारण्य। भीम बांध एवं अन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये आपका मुंगेर जिला में है। 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए ये प्रसिद्ध है। तीसरा है गौतम बुद्ध पक्षी विहार। गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये आपका गया में है और ये 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं कांवर झील एवं वन्य जीव अभयारण्य। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साइबेरिया पक्षियों का ये आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है कौन सा, कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य जो बेगूसराय में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य।
कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका रोहतास जिला में है। 1784 वर्ग किलो क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कैमूर, रोहतास में। नाम क्या है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। आगे बात करते हैं नागी बांध पक्षी विहार, ये आपका जमुई में है। सबसे छोटा अभयारण्य है नागी बांध पक्षी विहार, जमुई। नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य, नागी नकटी याद रखिएगा क्योंकि ये आपका भी क्वेश्चन इससे आया था। नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य, यह भी आपका जमुई में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 3.33 है। पंत वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये नालंदा में है, जिसका राजगीर, ये आपका इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 35.8 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका पश्चिम चंपारण, 880 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षक इसके अंदर है। तो वाल्मीकि याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकमात्र बाघ आरक्षक ये आपका अभयारण्य है। आगे बात करते हैं कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका दरभंगा में है, 291 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साइबेरिया पक्षियों का आश्रय है ये, तो साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है आपका कहाँ पे? दरभंगा में। क्या नाम है? कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य। और लास्ट है आपका विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये आपका भागलपुर में है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा? आपका विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पे है? भागलपुर में। और बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये आपका वैशाली में है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने वन्य अभयारण्य के बारे में पढ़ लिया। तो हमारे देश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका पश्चिम चंपारण में है और बाकी 12 वन्यजीव अभयारण्य है जो हमने एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में देखा। अब बात करते हैं हम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार, भारत एवं बिहार का जो वन स्थिति रिपोर्ट है प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। प्रति 2 वर्षों पर सर्वप्रथम ये रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट और इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है ये, मतलब 17वीं बार ये रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में क्या है? बिहार में जो वन आवरण है, वन स्थिति 2021 के अनुसार बिहार का जो वन आवरण क्षेत्र है वह 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% हमारा जो बिहार का वनावरण है वो है। 2019 रिपोर्ट की अगर तुलना में वनावरण 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, मतलब 1% की वृद्धि देखने को मिली है बिहार में वन आवरण को। ठीक है, आगे बात करते हैं बिहार में वनावरण एवं वृक्षवरण। ठीक है, तो वनावरण की अगर हम बात करें तो क्षेत्र आपका 7381 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की बात करें तो 7.84, वृद्धि की बात करें तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है किसमें? वनावरण में। अगर वृक्षवरण की बात करें, वृक्षावरण की, तो ये 2341 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल, 2.48 इसकी प्रतिशत है और 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखने को मिली है। टोटल बात किया जाए कुल अगर बिहार का वनावरण और वृक्षावरण तो ये 9722 वर्ग किलोमीटर, 10.33% और 413 वर्ग किलोमीटर में हमें वृद्धि देखने को मिला है। अगर जिलों के वनावरण की अगर बात की जाए और उनके क्षेत्रफल के अनुसार तो कैमूर जिला जो है वहाँ पर 1051 वर्ग किलोमीटर में आपका सबसे अधिक है। सबसे कम शेखपुरा में कितना? 1.19 वर्ग किलोमीटर। तो
तो क्षेत्रफल के हिसाब से या जिलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वनावरण आपका कैमूर जिले में है और सबसे कम आपका शेखपुरा में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण है 903 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आपका रोहतास है 669 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम शेखपुरा का, उससे कम है अरवल का और उससे कम है जहानाबाद। शेखपुरा 1.19, तो ये दो तो जरूर याद रखिएगा, शेखपुरा और कैमूर। अगर हम जिलों के वनावरण और उसके प्रतिशत की बात करें तो कैमूर और शेखपुरा, आपको मैंने ये बताया था कैमूर में वन कितना है 31%, वनावरण आपका कैमूर में 31% है और शेखपुरा में 0.17 है। तो कैमूर का 31.05 और शेखपुरा का 0.17, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को मिलती है बांका में, कितना 16.29 वर्ग किलोमीटर, 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और सबसे कम हमें वृद्धि देखने को मतलब नुकसान कैमूर में, कैमूर में -4.83 वर्ग किलोमीटर की हमें कमी देखने को मिलती है। तो कमी देखने को क्यों मिली, क्योंकि कैमूर में आपका सबसे ज़्यादा था और अब कैमूर में धीरे धीरे कम हो रहा है। बाकी दूसरे नंबर पे जमुई है, जमुई में भी हमें 13.22 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि देखने को मिला और सुपौल में -4.46 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली और गया में भी 12.24 वर्ग किलोमीटर की हमें वृद्धि देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा बांका में और सबसे कम आपका नुकसान मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है, कैमूर में। अन्य बिंदु की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है 796 1.2 किलोमीटर स्क्वायर में ये वन है। कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो 920 वर्ग किलोमीटर का 85.7% है आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार में वृक्षावरण की अगर हम बात करें तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2348 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वृक्षावरण है और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% ये है। ठीक है, और 2019 की रिपोर्ट की अगर तुलना करें तो इस बार वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हमें दर्ज करने को मिली है। तो बिहार में जो वृक्षावरण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे देखते हैं 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, वन का प्रकार और 2021 में इसका क्या प्रतिशत था। तो अति संघन अगर वन की बात करें जहां पर 70% अधिक शिखर संघनता होती है, संघनता वहां पर 4.5% है, मतलब 333 वर्ग किलोमीटर में आपका अति संघन वर्ग फैला हुआ है। मध्यम सघन वर्ग की बात करें जो 40 से 70% शिखर संघनता होती है वो 44.5% है, कितना 3286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर खुले वन की बात करें जहां 10 से 40% शिखर संघनता होती है वो 51% है और ये आपका 3762 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत उनके प्रतिशत क्षेत्र को हमने देखा। सबसे पहले अति संघन वन, दूसरा मध्यम संघन वन, तीसरा खुले वन। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले, तो अगर हम देखें बहुत घने वन में सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। मध्यम वर्ग की बात करें तो पश्चिम चंपारण और खुले वन की भी बात करें तो कैमूर। तो दो तो आपको याद हो जाएगा, बहुत और मध्यम में पश्चिम चंपारण और खुले वन में कैमूर है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये डाटा याद होना चाहिए। अब हम तुलना करें 2019 और 2021 की, अगर वनावरण की तुलना करें और ये देखें 2019 के बाद 2021 में, क्योंकि हर 2 साल में ये पब्लिश होता है। बहुत घने वन क्षेत्रफल 2019 में कितना था, 333 वर्ग किलोमीटर और 2021 में भी 333 है, तो मतलब ये इक्वल है, कुछ बढ़ा नहीं कुछ घटा नहीं। मध्यम रूप से अगर घने वन की बात करें तो ये 3250 वर्ग किलोमीटर था, अब 3286 किलोमीटर हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा है।
खुले वन की बात करें तो 3693 किलोमीटर था ये वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे 3762 थी, ये भी थोड़ा सा बढ़ा है। टोटल बात करें तो ये 7306 वर्ग किलोमीटर था और ये 7381 वर्ग किलोमीटर है। 10% से अधिक शिखर घनत्व एवं 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली विंध्याचल भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। अच्छा, ये बता रहा है कि 10% से अधिक अगर शिखर घनत्व या 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली अगर कोई भूमि है तो उसे हम वनाच्छादन माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं, अच्छा ये लास्ट है, इसको ख़त्म कर देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है 153 एकड़ में फैला हुआ है। कौन सा? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। इस उद्यान में गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा केंद्र गेंडा प्रजनन का कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि पटना में है, जिसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। जनवरी 2021 में बिहार में पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव, याद रखिएगा कलरव का आयोजन जमुई के नागानक्टी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। तो बिहार का सबसे पहला जो राजकीय पक्षी उत्सव है कलरव, वह 2021 में नागानक्टी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है, आप लोग गए भी होंगे घूमने। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया है। तो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया है और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में जो बाघों की संख्या है वह आपकी कितनी है? 31 है। तो बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 31 है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हमने बिहार के ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा हमने कंप्लीट किया। आज हमने बिहार की मिट्टी, उसकी वृद्धा, वनावरण के बारे में पढ़ा, बिहार में कितना वृक्षारोपण होता है वो हमने देखा, और बिहार के हमने राष्ट्रीय उद्योग पढ़े, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ा बिहार का, फिर हमने कितने टाइप के वन होते हैं वो पढ़ा, वन्य जीव के हमने बारे में मतलब वन्य जीव के प्रकार पढ़े, फिर हमने पश्चिमी मिट्टी और दक्षिणी बिहार के मतलब पूर्वी और दक्षिणी बिहार के मिट्टियों के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि जो आप ये क्लास ले रहे हैं इसकी करंट अफेयर भी हो साइड से, जिससे आप थ्योरी के साथ आपका मतलब एमसीक्यू देखिए, मैं ये बिहार स्पेशल करा रहा हूँ। जैसे ही बिहार स्पेशल हमारा ख़त्म होगा मैं बिहार करंट अफेयर की क्लास शुरू करूँगा। बिहार करंट अफेयर के साथ आपका जो देश का करंट अफेयर है मतलब नेशन करंट अफेयर वो भी चलेगा, और बिहार स्पेशल की PYQ भी चलेगी। ठीक है, तो बने रहिएगा। जय हिंद।